ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्लिम। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। आज दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा ने विधायकों का मन भी टटोला। पार्टी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सरकार को लेकर ही मंथन हुआ। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने 37 विधायकों का आंकड़ा तक जुटा लिया है। खबर है कि कांग्रेस के 6 विधायक टूटकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि जेडीयू और निर्दलीय विधायक भी बीजेपी का साथ देंगे। फिलहाल बीजेपी के पास 28 विधायक हैं और उसके अकाली दल के साथ मिलकर यह आंकड़ा 29 हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस को तोड़कर और जेडीयू निर्दलीय विधायकों को जोड़कर बीजेपी उपराज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि उपराज्यपाल को तय करना है कि वो किसे सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि बुलावा मिले तो सरकार बनाने पर विचार किया जा सकता है। अभी राष्ट्रपति शासन है, चुनाव का एक ऑप्शन है, सरकार बनाने का दूसरा ऑप्शन है। अब विकल्प एलजी को देखना है ये कि उनको क्या सोचना है आगे, किस दल से वो बात करते हैं, और सरकार कोई भी बना सकता है। बीजेपी ने न सिर्फ दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी कर ली है, बल्कि मुख्यमंत्री की रेस भी शुरू हो गई है। खबर यह आ रही है कि सीएम की रेस में सबसे आगे वरिष्ठ विधायक जगदीश मुखी और साहिर सिंह चौहान का नाम चल रहा है। हालांकि जगदीश मुखी ने सीएम बनने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने अभी इस बाबत कोई फैसला नहीं लिया है। सीएम पद के लिए आपका नाम आ रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के जगदीश मुखी? नहीं, ऐसा गलतफहमी है आपको। ऐसा कहीं हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति नहीं, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने इस बारे में अपना निर्णय लेना है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पैसे का लालच देकर आप विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक कई विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक ऑडियो संदेश जारी करने वाली है। एफएम और सोशल साइट्स पर जल्दी ही ये संदेश जारी किया जाएगा। संदेश में केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी से सफाई मांगी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अब कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप भी लगा दिए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि आप विधायकों को खरीदने में असफल रहने के बाद बीजेपी कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिशों में जुट गई। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अब 6 कांग्रेस विधायकों को 20-20 करोड़ का लालच देकर खरीदने में जुटी है। दिल्ली में सरकार बनने पर कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री और 4 को चेयरमैन का पद ऑफर किया गया है। केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने बकवास करार दिया है। बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी ने कहा है कि अगर किसी ने कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री और 4 को चेयरमैन का पद ऑफर किया गया है। केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने बकवास करार दिया है। बीजेपी सांसद रमेश पिधूड़ी ने कहा है कि अगर किसी ने 20 करोड़ का ऑफर किया है तो केजरीवाल सबूत के साथ पुलिस के पास जाए। ये केजरीवाल जी की फ्रस्ट्रेशन है कि 20 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अगर 20 करोड़ रुपया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं कराते जाके? वो कि केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन में आ गए, वो हिल गए हैं, मुझे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उनका चेकअप कराना चाहिए, वो घबरा गए। कांग्रेस ने अपने विधायकों के टूटकर बीजेपी में जाने की संभावना को खारिज किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ ने कहा कि बीजेपी को कोई कांग्रेस विधायक समर्थन नहीं करेगा। आज कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी जगह कायम हैं और ये एक बदनाम करने की साजिश कांग्रेस है। हमें पूरा विश्वास अपने विधायकों में है और कोई विधायक छोड़ के नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली से विधायक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुमशुदगी के पोस्टर्स लगाए गए हैं। आरडब्ल्यूए की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में केजरीवाल को ढूंढ के लाने वाले के लिए इनाम की घोषणा की गई। इस पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उनकी अनदेखी की वजह से नई दिल्ली क्षेत्र का विकास ठप हो गया। लोगों को झूठे सपने दिखाकर उन्होंने जनता से वोट लिया और फिर गायब हो गए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश के गली गली में पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि दिल्ली वालों को किसके 49 दिन अच्छे लगे, आम आदमी पार्टी के या फिर बीजेपी के। फोन नंबर देकर जनता से इस पर राय मांगी गई।
उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर चारधाम यात्रा पर खतरा मंडराने लगा है। केदार घाटी में मंदाकिनी नदी उफान पर है। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है, जिसे देखते हुए कई घरों को खाली करा दिया गया है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग दहशत में हैं। जवाहर नगर, विजयनगर और सिली इलाके के कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। हालात देखते हुए केदारनाथ यात्रा को 18 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया है। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। निचले इलाकों में दर्जनों घरों में गंगा का पानी घुस गया है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। सड़कें कई जगह पर मलबा आने से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया है। कई जगह पर गाड़ियां और यात्री फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर भारी बारिश से बद्रीनाथ यात्रा पर संकट मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने 3 दिन तक लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। चमोली में हो रही मूसलाधार बारिश के साथ भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे पातालगंगा और लामबगढ़ में टूट गया है। हाईवे को दुरुस्त किए जाने के लिए काम जारी है। हालात से इलाके के लोग दहशत में हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के उत्तराखंड के गंगोत्री इलाके में अपने करीब 450 समर्थकों के फंसे होने की खबर है। प्रशासन के हाई अलर्ट के बावजूद बाबा रामदेव कल गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़े थे। अब सब फंसे हुए हैं। अलर्ट जारी करने के बाद भी गंगोत्री यात्रा पर निकले बाबा रामदेव से उत्तराखंड पुलिस खफा है। डीजीपी ने कहा है कि अगर रामदेव के साथ गए लोगों के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार बाबा रामदेव खुद होंगे। कोई वहाँ पे विपत्ति इन बच्चों को आती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो व्यक्ति उनको एडवाइजरी के विपरीत वहाँ पे लेके गया है उसका भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व जरूर बनेगा। उत्तरकाशी के सिरोबगढ़ इलाके में कई तीर्थयात्री सड़क टूटने से मुसीबत में फंस गए हैं। गाड़ियों के लिए रास्ते बंद होने से यात्रियों को पैदल ही जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कल भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। चारधाम यात्रा के मार्गों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों के साथ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है। देहरादून में सुबह से ही बादल जमकर बरस रहे हैं। मायानगरी मुंबई पानी पानी हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जल भराव हो गया है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर आई है। सड़क पर पानी होने की वजह से घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेनें करीब 10 मिनट की देरी से चल रही हैं। मुंबई की सड़कों पर पानी जम जाने से ट्रैफिक का भी बुरा हाल है। गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है तो कई जगहों पर सड़क पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मुंबई के साथ साथ इससे सटे उपनगरों में भी जोरदार बारिश हुई। रात से ही नवी मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके चलते सड़क पर जल जमाव हो गया। मुंबई में लगातार बारिश के चलते सायन, वसई, हिंदमाता समेत कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में सड़कें एकदम समंदर जैसी नजर आ रही हैं। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि आना जाना तक दुश्वार हो गया है। न सिर्फ हिंदमाता बल्कि परेल, टीटीकार, अंबोली में भी जल जमाव हो गया है। इतना ही नहीं, विलेपार्ले, महालक्ष्मी रोड, पेडर रोड, ताड़देव जैसे इलाकों में भी सड़कें पानी पानी नजर आई। मुंबई के रिहायशी इलाके जुहू, अंधेरी, गोरेगांव, जोगेश्वरी भी पानी से लबालब भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कुर्ला, भांडू, सायन, नवी मुंबई की सड़कें और गलियां भी पानी में डूब गई हैं। बारिश के बीच आज फिर से मुंबई में हाई टाइड आया। दोपहर करीब 3:13 पर हाई टाइड था और समंदर में करीब 5 मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठी। मुंबई के पास समंदर में फंसा कमर्शियल जहाज धीरे धीरे डूबता जा रहा है। समंदर की तेज लहरों और बारिश की वजह से जहाज को बचाने का अभियान शुरू भी नहीं हो पाया है। हालांकि जहाज में सवार लोगों को पहले ही बचा लिया गया था। इंदौर में भी भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से शहर में सड़कों पर कई जगह पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। फायरिंग में 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई।
पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में जख्मी हुए जवानों को इलाज के लिए जम्मू लाया गया। आरएसपुरा में ये जवान बीएसएफ की पीटर पोस्ट में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 4 स्थानीय नागरिक भी जख्मी हो गए हैं। सभी नागरिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस ने पाकिस्तान की इस हरकत पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान हमारे जवानों को मार रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। पिछले महीने भी पाकिस्तान की ओर से जम्मू के पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई थी। इस महीने में सीज फायर के उल्लंघन का ये तीसरा मामला है। अप्रैल से लेकर अब तक एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन के 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजराइल के हमले को लेकर भारत में हंगामा मचा हुआ है। 2 दिनों में राज्यसभा में कोई काम नहीं हो पाया है। कांग्रेस सहित 3 पार्टियों के सदस्यों ने गाजा पर इजरायली हमले पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की है। भारत के फिलिस्तीन और इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध है। इसे लेकर केंद्र ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। कांग्रेस, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का गुस्सा ये है कि सरकार का इजरायली हमले के निंदा करने का कोई इरादा भी नहीं लगता। फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के विरोध में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जोरदार प्रदर्शन किया। श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र के एक दफ्तर के बाहर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कोलकाता में मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमास शासित गाजा पट्टी पर हो रहे इजरायली हमले का विरोध किया है। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ इंदौर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने देशद्रोह का मामला बताते हुए कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वेद प्रताप वैदिक ने कहा है कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संसद में बुलाया जाता है तो वो वहां पर भी अपनी स्थिति साफ करने के लिए तैयार है। सकता है आपको कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना जरूर करूंगा। मुझे क्या डर है? मुझे क्या डर है? मैं समझता हूं कि संसद अगर मुझे बुलाए तो मैं वहां भाषण देकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात में आईएसआई का भी लिंक देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हाफिज चांचड़ ने दावा किया है कि यह मुलाकात आईएसआई की मर्जी के बगैर होना मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार चांचड़ का मानना है कि हाफिज सईद से कोई भी भारतीय आईएसआई की मर्जी के बिना नहीं मिल सकता है। चांचड़ के इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगा है कि ये मुलाकात कहीं आईएसआई ने तो नहीं करवाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वैदिक हाफिज की मुलाकात को देशद्रोह करार दिया है और कहा कि वेद प्रताप वैदिक जैसे लोगों की सही जगह जेल है। उद्धव ने कहा कि इस मुलाकात से सरकार पल्ला झाड़कर बच नहीं सकती। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी वेद प्रताप वैदिक को जमकर लताड़ लगाई गई है। सामना में वैदिक को प्रचार का भूखा तक बताया गया है और उन्हें पाकिस्तान भेज देने की बात कही गई। सामना में लिखा गया है कि वैदिक महाशय जब हिंदुस्तान के कट्टर दुश्मन से मिल रहे हैं तो उनके चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे वो किसी महान समाज सेवक से मिल रहे हों। हाफिज सईद जैसे राक्षस के साथ एक पत्रकार हंसते हंसते फोटो निकालता है, ये अपने आप में भयंकर पाप है। ये भी लिखा गया है कि प्रचार पाने के लिए अपने शरीर के सारे कपड़े उतारकर न्यूड तस्वीर खिंचवाने वाली पूनम पांडे को तो एक बार माफ किया जा सकता है, लेकिन हाफिज सईद से मिलकर उससे उपकार भाव में बातचीत करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। सामना में लिखा गया है कि हाफिज सईद से इस तरह मिलना राष्ट्रद्रोह जैसा ही अपराध है और सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने वैदिक के खिलाफ प्रदर्शन किया। वैदिक और आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात वाली फोटो जलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वैदिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट हटाने की छात्रों की मुहिम रंग लाती दिख रही है। राज्यसभा में एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने ये मुद्दा उठाया और सरकार से मांग की कि जब तक सिलेबस का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया कि इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनी है। कमेटी बहाली में भाषाई भेदभाव की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। न्याय हो। हमने लिखित रूप में उस समिति को यह निर्देश दिया है कि बिना और विलंब किए हुए तुरंत वो इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराए ताकि उसका संज्ञान लेकर के आगे की रूपरेखा तय की जा सके।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाती और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा आज संसद पहुंचे। रेहान ने संसद की कार्यवाही देखी। इस दौरान उनके साथ कुछ दोस्त भी थे। हाल ही में आरएसएस से बीजेपी में भेजे गए राम माधव को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। खबर यह आ रही कि राम माधव को बीजेपी का महासचिव बनाया जा सकता है। यूपी के राज्यपाल के तौर पर राम नाईक की हुई नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी देने वाले वकील का आरोप है कि केंद्र ने राज्यपाल की नियुक्ति पर यूपी सरकार से मशविरा नहीं किया। 18 जुलाई को इस अर्जी पर सुनवाई हुई। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स विकास बैंक का सपना साकार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। बैंक का मुख्यालय शंघाई में होगा और इसका पहला सीईओ भारतीय होगा। ब्राजील के फोर्टलेजा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय दिल्ली लाने की कोशिश की, लेकिन चीन बाजी मार ले गया। हालांकि पहला सीईओ भारत के हिस्से आया है, जिसका कार्यकाल 6 साल का होगा, जो बाद में 5 साल का हो जाएगा। ब्रिक्स बैंक की पूंजी $100 अरब तय की गई है। हालांकि शुरुआत में $20 अरब ही इस पूंजी को रखा जाएगा और सभी सदस्य देश इसमें बराबर का अंशदान करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को मिलकर आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। We should intensify our cooperation in confronting global challenges like terrorism, cyber security, and climate change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत भी की है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के जरिए ब्रिक्स देशों के कैंपस एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे। We could also explore setting up a BRICS university. This would connect campuses in each of our countries virtually as well as through intensive student, faculty and research collaboration. ब्राजील के फोर्टलेसा में ब्रिक्स सम्मेलन में से इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने पुतिन से द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गुजरात और रूस के संबंधों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि गुजरात और रूस से संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। उस समय गुजरात से जो व्यापार के लिए लोग सामुद्रिक यात्रा से उत्तराखंड जाते थे, तो उनके रहने व्यवस्था के लिए भी इंडिया हाउस बना हुआ है। यानी गुजरात और उत्तराखंड की निकटता, यानी हर चीज में मुझे महसूस हो रही थी। पीएम मोदी ने रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ भी की। मोदी ने कहा कि मैं ब्रिक्स सम्मेलन में रखे गए पुतिन के विचारों से प्रभावित हुआ। आज ब्रिक्स समिट में भी मैंने आपके जो विचार सुने, कई विचारों में आपकी बहुत क्लैरिटी थी, और चाहे भारत का विषय हो, चाहे ब्राजील का हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज का हो, मैंने आपके जो विचार सुने, कई विचारों में आपकी बहुत क्लैरिटी थी, और चाहे भारत का विषय हो, चाहे ब्राजील का हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज का हो, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात हो, आप आज भी खुल करके अपनी बात को रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इच्छा मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि इच्छा मृत्यु को लेकर आपका क्या स्टैंड है। इच्छा मृत्यु को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई। दलील में कहा गया कि इच्छा मृत्यु आत्महत्या के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें सरकार ने कहा था कि इच्छा मृत्यु पर संसद में बहस हो और संसद तय करे कि इस मामले में क्या होना चाहिए। सूरत रेप केस में नारायण साईं को राहत नहीं मिली है। सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेल अर्जी खारिज होने के बाद अब नारायण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। दिल्ली से कटरा के लिए शुरू की गई श्री शक्ति एक्सप्रेस के एक सुरंग में फंस जाने से यात्रियों में आज हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी की वजह से ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक एक सुरंग में रुकी रही। ट्रेन को कटरा ले जाने के लिए दूसरा इंजन मंगवाना पड़ा।
इस ट्रेन को सुबह 5:10 पर कटरा पहुंचना था, लेकिन ये ट्रेन सुबह 7 बजे कटरा पहुंची। रेलवे सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन कटरा से लगभग 5 किलोमीटर पहले इंजन में आई कुछ खराबी के कारण टनल में ही फंस गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जयपुर में अक्षर पत्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में एक और धनकुबेर क्लर्क का पर्दाफाश हुआ है। क्लर्क बाबूलाल पटेल के घर पर लोकायुक्त की 10 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। छापेमारी में करोड़ों की ज्वेलरी के अलावा 30 बैंक खाते, 1 लॉकर और 4 मकानों के बारे में भी पता चला। श्रीनगर में आर्मी के ट्रक से हुए हादसे पर जमकर बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग तक की। दरअसल यहां एक आर्मी के बेकाबू ट्रक ने एक टवेरा को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के गोरेगांव में एक शॉपिंग सेंटर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे की जान ले ली। 35 साल के इंजीनियर मुकेश ने प्रेग्नेंट पत्नी और 6 साल के बेटे की हत्या क्यों की, यह भी साफ नहीं हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि मुकेश इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। दिल्ली के नथुपुरा इलाके में एक लड़का एक महिला को ब्लेड मारकर फरार हो गया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक 70 साल के बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के बरेली में एक घर में घुसकर जमकर लूटपाट की गई। घर की महिला ने जब लूट का विरोध किया तो डकैतों ने केरोसिन छिड़ककर उसे ही आग के हवाले कर दिया। मथुरा में एक शख्स ने अपने 4 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। जहर खाने के चलते उस शख्स की तो मौत हो गई, जबकि बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। 4 दिन में यहां पर 20 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने अथॉरिटी और बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों ने सड़क जाम कर दी। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को कुएं से निकाला गया।